तो इस सिचुएशन में इसकी इम्प्लीकेशन पाकिस्तान पे बड़ी सीरियस होंगी। एक हम्म। तरफ हमारे इंडिया बैठा हुआ है जिससे एक माह भी नहीं हुआ कि हमने उसके साथ एक लड़ाई लड़ी। दूसरी तरफ अगर एक ब्रदरली कंट्री जो कि हमारा नेबर है, वहां वहां पे अगर इस तरह की चीज हो जाती है, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि रिजीम चेंज हो जाए और वहां पे एक प्रो इसराइल गवर्नमेंट आ जाए, तो पाकिस्तान के लिए बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। फील्ड मार्शल ने अपने कंसर्न भी कन्वे किए होंगे प्रेसिडेंट ट्रंप को, और प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से भी कुछ ऐसी डिमांड्स होंगी, लाइक हो सकती हैं लॉजिकली। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की एयर स्पेस को यूज करना, या अमेरिका ने हमेशा जब भी हमारी रेलेवेंस थी हमें यूज किया, और जब हमारी रेलेवेंस कम खत्म हुई तो हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए। भी उनके कई ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो कह रहे हैं कि इसराइली के जी आप पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको स्ट्राइक करें। अब वक्त आ गया है कि हमें चाइना की तरफ देखना होगा। इसमें मतलब है हमने ये देखना है कि रशिया और चाइना, उनकी इन्वॉल्वमेंट किस तरह की है, दूसरी तरफ से अमेरिका इन्वॉल्व होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा लंबे अरसे के लिए चलेगा, और इसराइल में जिस तरीके से अभी नुकसान उठा रहा है आगे मजीद नुकसान उठाएगा, और इसकी वजह से अमेरिका को उसी तरीके से इस जंग में जंप करना पड़ेगा जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान और इंडिया की जंग में जंप किया था। जब अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। मैं फरियाल अब्बासी आपके साथ, और आज हमारे साथ गेस्ट के तौर पे मौजूद है मेरे जनरल रिटायर्ड समरेश तालक साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, ऑनगोइंग सिचुएशन आपके सामने, जिस तरीके से ईरान और इसराइल की जंग और पूरा खित्ता अब जिस तरीके से इसमें इन्वॉल्व होता चला जा रहा है, बहुत सी बातें, बहुत से सवाल आपसे करेंगे, लेकिन आगाज करेंगे इस क्रिटिकल सिचुएशन के दौरान मुलाकात फील्ड मार्शल और डोनाल्ड ट्रंप की। किस तरीके से देख रहे हैं इसको, और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज या क्या फ्रूटफुल रिजल्ट हो सकते हैं? देखिए, अल्लाह ताला ने हमें बहुत पहलू में नवाजा है, और एक पहलू है हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का। ठीक है। माजी में भी ये होता रहा है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है उसकी वजह से पाकिस्तान की जो रेलेवेंस है वो रही है अमेरिकन और ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में। हम्म। 20th सेंचुरी की जो जियो पॉलिटिक्स थी उसमें दो दफा हम एपी सेंटर पे आए। एक दफा रशिया के सोवियत यूनियन के अगेंस्ट जब वो अफगानिस्तान में आए 1979 में, और हम्म। दूसरी दफा जब अमेरिका आया वॉर ऑन टेररिज्म लड़ने के लिए। अब हम देख रहे हैं कि दोबारा एक ऐसी सिचुएशन बन रही है जहां पे कि मिडिल ईस्ट में एक अपीवल है, एक जंग है, और ये जंग जो है वो बिल्कुल मतलब इमीडिएटली बाद आई है जब हमने एक शो डाउन देखा इंडिया के साथ। तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस एक दफा फिर इमर्ज होकर सामने आई है, जिसके लिए हमने रिसेंटली देखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो है वो मुलाकात हुई है। इसमें डेफिनेटली ये जो खत्े की हालत है, जो ईरान के साथ इसराइल की जंग शुरू है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान पे आते हैं, ओवरऑल इस रीजन पे आते हैं, वो चीज़ें डिस्कस हुई होंगी, और कुछ ऐसे हो सकता है कुछ डिमांड्स रखी गई हो पाकिस्तान पे यूएस की तरफ से। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये जो दोबारा से इमरजेंस हुई है पाकिस्तान की एक पॉजिटिव रेलेवेंस की, ये खुश आइंद है। उसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि माजी में जो हमने देखा है वो इस तरह से है कि जब अमेरिका हमें एज अ क्लाइंट और ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप के तौर पे इस्तेमाल करता है, और फिर उसके बाद हमें वो डंप कर देता है। तो आई होप सो कि इस दफा हमारे साथ दोबारा इस तरह की कार्रवाई ना हो। सर, वो सारी बातें जो आपने की वो ठीक है, लेकिन क्योंकि आप अदारे में सर्व भी कर चुके हैं, अवामी सेंटिमेंट्स भी होते हैं बहुत सारे, तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जुबान ईरान के हवाले से, जिस तरीके से जो अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहा है, फिर ईरान के एक लीडर के हवाले से भी पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तानियों के अंदर एक है, ये कंसर्न मौजूद है कि इस वक्त के ऊपर मुलाकात, तो आपको क्या लगता है इससे क्या निकल कर आएगा? और अ, कोई हेल्प मांगी होगी अमेरिका ने डेफिनेटली। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कुछ हो रहा है इसको हमने तीन मुख्तलिफ लेवल्स पे देखना है। एक तो है ग्लोबल लेवल, जहाँ पे कि एक राइवलरी शुरू है अमेरिका और चाइना के दरमियान, और उसमें अमेरिका की कोशिश है कि चाइना जो उसकी पोजीशन को चैलेंज कर रहा है ग्लोबल स्टेटस की, उसको चाइना को ग्रो ना करने दिया जाए। एक तो ये पहलू ठीक है, है। लेवल है। दूसरा लेवल है रीजनल लेवल, हाँ। के रीजनल लेवल पे कुछ कंसर्न्स पाकिस्तान के होंगे जो आई एम श्योर के फील्ड मार्शल ने प्रेसिडेंट ट्रंप को वो कन्वे होंगे, किए होंगे, और कुछ कंसर्न्स अमेरिका के होंगे। अब जबकि हमारे नेबरहुड में एक जंग शुरू है और वहां पे इसराइल जो है वो उसने कार्रवाई शुरू की, और अमेरिका पॉइस्ड है कि वो इस जंग में शरीक हो। तो इस सिचुएशन में इसकी इम्प्लीकेशन पाकिस्तान पे बड़ी सीरियस होंगी।
एक तरफ हमारे इंडिया बैठा हुआ है, जिससे एक माह भी नहीं हुआ कि हमने उसके साथ एक लड़ाई लड़ी और हमने उसको बुरे तरीके से शिकस्त दी। दूसरी तरफ अगर एक ब्रदरली कंट्री जो कि हमारा नेबर है, वहां पे अगर इस तरह की चीज हो जाती है, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स है कि रिजीम चेंज हो जाए और वहां पे एक प्रो इसराइल गवर्नमेंट आ जाए, तो पाकिस्तान के लिए बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आई एम श्योर कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट को देखते हुए फील्ड मार्शल ने अपने कंसर्न भी कन्वे किए होंगे प्रेसिडेंट ट्रंप को, और प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से भी कुछ ऐसी डिमांड्स होंगी, लाइक हो सकती हैं लॉजिकली। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के एयर स्पेस को यूज करना, या पाकिस्तान को इस कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल रखना, या पाकिस्तान से किसी किस्म के बेसिस की डिमांड, हमारे अपने पर्सनल इंटरेस्ट देखते हुए पाकिस्तान इस तरह के जो जो फैसिलिटेशन है वो अमेरिका को नहीं प्रोवाइड करेगा। नहीं प्रोवाइड करेगा, यही यही एग्जैक्टली सवाल था सर। अगर ईरान की और इसराइल के मामले की तरफ डायरेक्टली अब आ जाए, तो व्हाट डू यू थिंक क्लियरली ऑब्जेक्टिव क्या है इसराइल का या यूरोपीय दुनिया का? क्योंकि लग नहीं रहा कि न्यूक्स ही खाली ऑब्जेक्टिव है, रिजीम चेंज ज्यादा लग रहा है, क्योंकि न्यूक्स के हवाले से तो अपनी सिक्योरिटी एडवाइजर्स भी ट्रम्प को बता चुके हैं, और इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी का वो जो इदारा है वो भी कह रहा है कि न्यूक्स अभी नहीं बना रहा है ईरान, उस लेवल तक नहीं पहुंचा मामला। क्या हमने माजी में देखा है कि जब अमेरिका ने इराक के ऊपर एक एग्रेशन की थी, हाँ। उस वक्त उन्होंने एविडेंस और इंटेलिजेंस को फैब्रिकेट किया था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इराक के पास और उनको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। बाद में ये प्रूव हुआ था कि वो फॉल्स एविडेंस थी और ऐसी कोई चीज नहीं थी। इस सिचुएशन में भी जैसे आपने कहा है कि आईएईए के रिप्रेजेंटेटिव कह चुके हैं, तुलसी गब्बर्ड जो कि एक हाई ऑफिशियल है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स की डायरेक्टर है अमेरिका में, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी है दो दिन पहले कि मेरी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। लेकिन ये सारा बहाना होता है, ये सारा बहाना बनाया जाता है एक अपनी एक्टिविटी को लेजिटिमेट के लिए। एक्चुअल जो एक्टिव है वो तो है कि ईरान में रिजीम को चेंज किया जाए और एक प्रो इसराइल रिजीम लाई जाए। उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि जो चाइनीज एम्बिशन है इस एरिया में, आप इमेजिन करें कि एक तरफ हमें इंडिया की तरफ से चैलेंज है, और अगर ईरान में एक इस तरह की गवर्नमेंट आ जाए जो कि प्रो इसराइल है, तो गवादर का क्या स्टेटस होगा, सीपैक का क्या स्टेटस होगा, हमारे जो फ्यूचर इंटरेस्ट है उनका क्या स्टेटस होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी मूव होगी वेस्टर्न कैंप की तरफ से, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेटो, विच इज ऑफ यूरोप एंड द यूएस, कि इस रीजन में वो ऐसे मोड़े चलाएं कि जिससे चाइना के जो एम्बिशन है उनको इस इलाके में रोका जाए। तो सर फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में? आपको क्या लगता है, आपकी नजर में जब पाकिस्तान के दरवाजे पे लाके एक प्रो इसराइली हुकूमत बिठाने की कोशिश की जा रही है, क्या करना चाहिए पाकिस्तान? दो इसके पहलू हैं। पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान ने अपने जाती इंटरेस्ट देखने हैं, ठीक है। और दूसरा पाकिस्तान ने देखना है कि जो फ्यूचर हमारी डेस्टिनी किस तरफ को है। हम्म। अमेरिका के साथ जब भी हमारे जितने भी रिलेशनशिप रहे हैं पिछले 77 ईयर्स में, वो एक क्लाइंट वाले रहे हैं और वो ट्रांजैक्शनल रहे हैं। कि अमेरिका ने हमेशा जब भी हमारी रेलेवेंस थी हमें यूज किया, और जब हमारी रेलेवेंस कम खत्म हुई तो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए। वेयर एज कन्वर्सली जो 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 उभरती हुई ताकत है जो कि चाइना है और हमारा नेबर है, और वो जो है वो हमारे सर पे बैठा हुआ है, उसने हमेशा से वो हमारे साथ चाहे मुश्किल हालात हो चाहे आसान हालात हो, उसकी हमारे साथ जो रिलेशनशिप है वो यूनिफॉर्म रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये देखने की जरूरत है कि हमारा जो फ्यूचर है दैट लाइज विद चाइना। और दूसरा मैं आपको इसका एक और पहलू कहना चाहूंगा कि कोई गारंटी नहीं है कि ईरान के अगर वो ईरान को वो शिकस्त दे देते हैं और यहाँ पे रजीम ले आते हैं अपनी मर्जी की, तो अगला टारगेट यू नेवर नो कि पाकिस्तान हो। ये आपकी बहुत मतलब है। अभी भी उनके कई ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो कह रहे हैं कि इसराइली के जी आप पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको स्ट्राइक करें। तो ये एक लॉजिकल करॉलरी होगी सारे इवेंट्स की। इस सब से बचने के लिए पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कि बेहतरीन ऑप्शन यही है कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली अलाय हो चाइना के साथ, जो कि हमें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। दो हमारे अंदर अपनी भी कैपेबिलिटी है, हमें मतलब बाहर की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल के दौर में पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए एक ना एक साइड को चूज करना पड़ेगा।
पाकिस्तान मजीद चाइना के साथ स्ट्रेटेजिकली अलाय ना हो जाए, कहीं यही सिचुएशन रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात तो नहीं की? देखिए ये तो डेफिनेटली, देखिए मैं तो बाहर बारहा ये कह चुका हूं कि ये जो है, ये जो बैटल है कि पाकिस्तान किस कैंप में होगा, अमेरिका की तो पूरी कोशिश है। अमेरिका की अगर देखेंगे, अगर ये ईरान में भी अमेरिका सक्सीड कर जाता है और इसराइल सक्सीड कर जाता है, पाकिस्तान को भी वो फॉर वट एवर रीजन कोई ट्रेड एग्रीमेंट्स करके या कोई और तरीके से वो चाइना से दूर करने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसमें कामयाबी अमेरिका की है और हमारा नुकसान है। क्योंकि हमने पास में देखा है कि हमने अमेरिकन जंगों का हिस्सा बन के अपना बहुत ज्यादा नुकसान किया है। सिर्फ अगर मैं आपको वॉर ऑन टेरर का एक रेफरेंस दूं, पाकिस्तान ने $125 बिलियन के लगभग इकोनॉमिक लॉसेस बर्दाश्त किए हैं, जबकि पाकिस्तान को जो मिला है वो सिर्फ $20 बिलियन है। इसके अलावा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, हमारे जो सोशल सेक्टर तबाह हुआ, तो हमारे नुकसान हर डायमेंशन में हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दिस हैज बीन वन ऑफ द रीजंस कि हम जो जो वेस्ट के साथ अलाइंड रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि हमें चाइना की तरफ देखना होगा। सर चाइना की क्योंकि बात आप जिक्र बार बार कर भी रहे, तो इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स चाइना, रशिया, ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो पाकिस्तान भी, ये सब मिलके इस वक्त इस सिचुएशन को कैसे देखते होंगे? देखिए मैं ये समझता हूँ कि आप देखेंगे हमारे खिते में अफगानिस्तान बहुत अरसे तक टर्मोइल में रहा है। ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक ये यहाँ पे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रहा है। 200 ईयर्स, 2 सेंचुरीज। सो मैं ये अक्सर कहता हूँ कि अल्लामा इकबाल में 30s में जब अफगानिस्तान विजिट किया था, तो उन्होंने ये जिक्र किया था, एक पोइम लिखी थी कि अफगानिस्तान का जो पोजीशन है एशिया में वो एक दिल वाली है, और अगर दिल स्ट्रांग नहीं होगा, दिल सही फंक्शन नहीं कर रहा होगा, तो बॉडी कभी सही तरीके से फंक्शन नहीं कर सकती। तो मैं समझता हूँ कि ये जो खिता है जिसमें भी ईरान भी शामिल है, साउथ एशिया है, इसने बहुत सफर किया है इंडियन डोमिनेशन के अंडर। अब जबकि जो फ्यूचर है उसमें हम देख रहे हैं कि साउथ एशिया विल बी चाइनीज सेंट्रिक, और उसमें मैं समझता हूँ कि इस इलाके के लिए बहुत बेहतर होगा कि एक नया सिक्योरिटी एग्रीमेंट बने जिसमें कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और टर्की शामिल हो। उससे ना सिर्फ इस खत्े की बेहतरी होगी, बल्कि वो क्रिटिकल स्पेसेस जो कि चाइना के लिए भी जरूरी है और जो कि पास में टर्मोइल में रहे हैं, उनको भी स्टेबलाइज करने के में बहुत बड़ी मददगार चीजें होंगी है। सर जर्मन चांसलर का भी कल आपकी नजर से स्टेटमेंट गुजरा होगा। वो कह रहे हैं कि इसराइल इज डूइंग द डर्टी वर्क फॉर ऑल ऑफ अस। तो यूरोप जिस तरीके से बैक कर रहा है, आपको लगता है ईरान को भी इस तरीके से इधर से कंट्रीज बैक कर रही हैं? देखिए हमें ये समझने की जरूरत है कि सबसे ऊपर जो है ना, टॉप के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दो सिविलाइजेशंस के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट है, हम्म, और वो है क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। हम्म, आपको मैं कुछ रेफरेंसेस कोट करता हूँ कि जब अमेरिका आ रहा था अफगानिस्तान में 2001 में वॉर ऑन टेरर लड़ने के लिए, तो उस वक्त प्रेसिडेंट बुश थे अमेरिका के। हम्म, तो उन्होंने दो टर्म यूज की थी, एक तो ऑपरेशन का नाम रखा था इन्फिनिट जस्टिस, हम्म, और फिर मुस्लिम वर्ड से बैकलैश किया कि ओनली अल्लाह कैन डू इन्फिनिट जस्टिस। तो फिर उन्होंने उसका नाम तब्दील किया इंड्योरिंग पीस में। और दूसरा उन्होंने कहा था कि ये क्रूसेड है। तो क्रूसेड हिस्टोरिकली वो वॉर्स थी जो कि मुस्लिम वर्ल्ड और इस्लामिक क्रिश्चियनिटी के दरमियान में हुई थी, उसको भी उन्हें वापस लेना पड़ा। अभी आप देखिए रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ था इंडिया के अगेंस्ट, जिसमें इंडिया ने एक पहलगाम में एक स्टेज मैनेज्ड एक्टिविटी की, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, तो तीनों रिलीजन इकट्ठे हो गए, दैट इज क्रिश्चियनिटी, जुदाइज्म एंड हिंदुइज्म अगेंस्ट इस्लाम, के इस्लाम जो है वो टेररिज्म फैला रहा है। तो ये जो आप जर्मन चांसलर की आप बात कर रही हैं, इसको आप इस पैराए में देखें कि क्रिश्चियनिटी नहीं चाहती कि इस्लाम दोबारा से उभरे, और अगर मैं समझता हूं कि वो कहते हैं कि इसराइल उनके लिए डर्टी वर्क कर रहा है, तो मैं ये समझता हूं कि ईरान जंग लड़ रहा है इस्लाम की। सर यहीं से आपकी बात को फिर आगे लेके जाया जाए तो सिचुएशन आपके सामने है, जो डिफेंस सिस्टम है कोलैप्स कर रहा है इसराइल का। आज उनकी स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर भी जो अटैक हुआ, जिस तरीके से अब उनको फाइनेंशियली भी उनको हिट किया जा रहा है, ये मामला मजीद कितने दिन तक आप इसको लिंगर ऑन होता देखते हैं? कितना आप इसको देख रहे हैं अभी मजीद ये ड्रैग हो? देखिए मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि दिस इज गोइंग टू बी अ प्रोट्रैक्टेड वॉर, ये लंबा अरसा चलेगी।
उसकी वजह यह है कि हमें पता है कि 4-5 प्रॉक्सीज हैं ईरान की जो काफी अरसे से इस एरिया में नबर्द आजमा है इसराइल के खिलाफ। हमास हो गई, हिजबुल्लाह हो गया, फिर हूतीज हो गए जो यमन में है। वो प्रॉक्सीज जो है वो उन्हें भी ग्रेजुअली इसराइल ने वीकन किया था थ्रू देयर ऑपरेशन, बट डेफिनेटली दे विल रीगेन देयर स्ट्रेंथ। अब जबकि कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, इसमें मतलब है हमने ये देखना है कि रशिया और चाइना, उनकी इन्वॉल्वमेंट किस तरह की है, दूसरी तरफ से अमेरिका इन्वॉल्व होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा लंबे अरसे के लिए चलेगा, और इसराइल में जिस तरीके से अभी नुकसान उठा रहा है आगे मजीद नुकसान उठाएगा, और इसकी वजह से अमेरिका को उसी तरीके से इस जंग में जंप करना पड़ेगा जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान और इंडिया की जंग में जंप किया था, जब अमेरिका को पता चला कि उसका अलाय जो है वो पिटना शुरू हो गया है। अब इसी तरीके से आपको नजर आ रहा है कि इसराइल के भी, ऑल्दो मैं ये नहीं कहूंगा कि एट पार नुकसान हो रहे हैं, लेकिन इंडिया इसराइल के जो नुकसान हो रहे हैं वो इवन परसेंटेज में अगर ईरान से कम भी हैं, लेकिन वो इसराइल के लिए बेरेबल नहीं है। कितनी बड़ी घमंड था, गरूर था इसराइल का जो कि टूटा है, और उसकी हेजमनी थी कि मैं कुछ भी कर लूं, मुझे कोई चैलेंज करने वाला नहीं, वो टूटा है। तो इसलिए इसराइल के भी जो नुकसान हैं वो उसके लिए बेरेबल नहीं है। तो जब ये बड़ी ताकतें, दैट इज चाइना, रशिया एंड यूएस, जब इस गेम में इन्हें मजबूरन कोई ना कोई रोल प्ले करना होगा, तो उस वक्त मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से ये जो जंग है ये प्रोलॉन्ग होगी। कतर एयरबेस के हवाले से कहा जा रहा है कि जो कतर में एयरबेस है अमेरिका की, उसको इवैक्यूएट कर दिया गया है कल अचानक। तमाम फाइटर जेट्स कुछ भी वहां मौजूद नहीं है। ये एक डर खौफ अमेरिका को धमकी देने के साथ साथ मौजूद है कि हमारे बेसिस पर अटैक हो सकता है। हमने देखा जो ट्रम्प की स्टेटमेंट्स आ रही है ना, उनको हमने इस नजर से देखना है कि वो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं ईरान के ऊपर। वट एवर आर देयर प्लान्स, एक तरफ नेगोशिएशंस की बातें होती हैं, एक तरफ होता है कि जी जितनी जल्दी हो सके ईरान टेबल के ऊपर आए, दूसरी तरफ थ्रेट्स ऐसी आ रही हैं कि हम खामनाई को एलिमिनेट कर देंगे, हम जो है ना तेहरान को खाली कर दें। ये सब इनको आप इस तरीके से भी देखें कि ये हो सकता है साइकोलॉजिकल ऑपरेशन हो, पब्लिक को वीकन करने के लिए, पब्लिक का मोरल डाउन करने के लिए, ताकि वो देयर कैन बी एन अपराइजिंग अगेंस्ट द प्रेजेंट रिजीम इन ईरान। तो ये जो आप जो कह रही हैं बेसिस खाली हो रहे हैं, जो पर्टिकुलरली एक बेस खाली हुआ है, डेफिनेटली अमेरिका का यही कंसर्न रहा है कि ईरान के पास ये ऑप्शन है कि वो अमेरिकन बेसिस को स्ट्राइक करे। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो बेसिस जो बिल्कुल ईरान के सराउंडिंग्स में है, जहां से कि जो यूएस की मिलिट्री माइट ऑपरेट करेगी, उनको डेफिनेटली ईरान जो है वो स्ट्राइक कर सकता है। तो अपने प्रिवेंटिव और प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए वो कुछ बेसिस को डेफिनेटली खाली करेंगे, ताकि वहां पे ईरान के जो ऑपरेशन है उनसे उनका नुकसान ना हो। सर एक दो और चीजें हैं जिस पर आपकी क्लैरिटी चाहिए। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में बताइएगा कि ईरान के लिए ये बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होगा, जब वो बिल्कुल लग रहा होगा उन्हें कि वी आर गोइंग डाउन, तब वो ये बंद करेंगे, या ये पॉसिबल है, हो सकता है, नहीं हो सकता? ये जो है आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रही हैं, जी जी। इसका ब्लॉकेट, ये डेफिनेटली ये तो एक बहुत बड़ी ऑप्शन है ईरान के पास। मैं ये समझता हूँ कि ईरान भी अभी बहुत इंटेलिजेंटली बिहेव कर रहे हैं। वो ग्रेजुअली अपने जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको अप स्केल कर रहे हैं। आपने देखा है कि जिस तरीके के मिसाइल्स वो शुरू में यूज करते रहे और जिस तरीके का मिसाइल उन्होंने कल रात को यूज किया है, सिजल मिसाइल फॉर द फर्स्ट टाइम यूज हुआ है, हतफ मिसाइल फॉर द फर्स्ट टाइम यूज हो रहे हैं। तो वो भी अपनी एक्टिविटीज को अप स्केल कर रहे हैं, बिकॉज हमेशा दोनों एडवर्सरीज की कोशिश होती है कि दूसरे को ऑप्शन दी जाए कि वो अपने ऑपरेशंस को रोके, आप इस तरीके से नुकसान करें कि उसको रोकने पे मजबूर करें। तो ईरान भी मैं समझता हूँ कि ग्रेजुअली इंक्रीमेंटली अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा रहा है। उसके बाद अभी उसके पास आगे जो ऑप्शंस है वो ये है कि एक ऑप्शन तो है कि अमेरिकन बेसिस को स्ट्राइक करना, वो किसी टाइम पे भी कर सकते हैं, कल, आज रात, कल रात, परसों रात, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्लानिंग। सेकंड, उनके पास ऑप्शन है कि वो स्ट्रेट और हॉर्मुज को ब्लॉक करते हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरी दुनिया के लिए होंगे, बिकॉज ऑयल प्राइसेस शूट अप होंगी। देयर आर प्रोडिक्शंस कि शायद ऑयल प्राइसेस $400 तक चली जाए पर बैरल। तीसरी उनके पास ऑप्शन है, नो क्लियर इंफॉर्मेशन सो फार, कि वो कितने, हाउ फार दे हैव गॉन इन एक्वायरिंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। वो ऑप्शन अगर उनके पास दे आर वेरी क्लोज एंड दे सक्सीड इन डूइंग दैट, तो एक ऑप्शन ये भी है कि वो न्यूक्लियर डिवाइस एक्सप्लोड कर दें एंड दे गो ओवर्ट कि उनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। तो ये वो चीजें हैं जो कि विच आर गोइंग टू बी गेम चेंजर इन दिस होल सिनेरियो।
गेम चेंजर। और सर यहाँ एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है फॉल्स फ्लैग की। कहा जा रहा है ईरान की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है कि इसराइल फॉल्स फ्लैग अमेरिका में कर सकता है और उसका डाल सकता है सारा के सारा मलबा ईरान के ऊपर, जस्ट टू ड्रैग अमेरिका। अब देखिए ना, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक इवेंट हुआ था जिसको हम याद करते हैं पर्ल हार्बर के कॉन्टेक्स्ट में, कि अमेरिका उस वक्त भी हेजिटेंट था इन एंटरिंग द वॉर। और पर्ल हार्बर एक इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद अमेरिका जो है वो वॉर में जंप कर गया था। ऑलमोस्ट उसी तरह की सिचुएशन चल रही है कि जिसमें इसराइल चाह रहा है कि अमेरिका जो है वो एट वंस इस जंग में शामिल हो, ऑपरेशन करे ईरान के खिलाफ। अमेरिका फॉर इट्स ओन इंटरेस्ट इज शाइंग अवे और थोड़ा रिलक्टेंट है। तो डेफिनेटली इसमें एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। इवन जहां तक कहा गया कि जब अमेरिका जो अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर आगे लेके आया कि इसको सिंक किया जाएगा विद विद इजरायली मिसाइल, और एलिगेशन लगाई जाएगी ईरानियंस के ऊपर, सो दैट अमेरिका हैज नो ऑप्शन बट टू एंटर द वॉर। सर आखिरी सवाल है। आज इस्राएली मिनिस्टर ने हिरोशिमा और नागासाकी का भी जिक्र किया, थ्रेटन किया। साथ ही एक इसके साथ आप अटैच कर ले क्वेश्चन कि सैमसन ऑप्शन एक आखिरी ऑप्शन जिसके बारे में इसराइल बात करता है, बहुत सारी इसके हवाले से डॉक्यूमेंट्रीज है, कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि ये आखिरी ऑप्शन भी इसराइल इस्तेमाल कर सकता है। ये कब कर सकता है? मामला कहाँ तक पहुंचेगा अगर? नो, यू मीन टू से कि इजराइल यूजिंग न्यूक्लियर वेपन? यस। या डेफिनेटली। देखिए, बात यह है कि न्यूक्लियर वेपन तो हमेशा उसी वक्त यूज हुए हैं जब एक साइड के पास था। जापान के पास नहीं था, अमेरिका के पास था, तो वो यूज हो गए। जहां पे कहीं दोनों बेलिजरेंट्स के पास जब न्यूक्लियर वेपन होते हैं तो वो कभी यूज नहीं हुए, कभी भी यूज नहीं हुए। इस सूरत में भी अगर तो ईरान कोई अपनी पावर शो कर सकता है तो फिर तो डेफिनेटली बहुत कम चांसेस होंगे कि न्यूक्लियर वेपन्स की तक बात जाए, या बिकॉज उसका जाहिर है एक उसका जवाब भी आएगा। लेकिन अगर ईरान ये कैपेबिलिटी नहीं प्रूव कर सकता, एस्टेब्लिश नहीं कर सकता, तो फिर उसी सूरत में न्यूक्लियर वेपन आएंगे जब बिल्कुल इनको फील होगा कि अब इनके पास ऑप्शन सारी खत्म हो गई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके पास कन्वेंशनल डोमेन में ऐसी ऑप्शंस हैं कि जिसमें विदाउट गोइंग न्यूक्लियर वो ईरान को काफी ज्यादा हर्ट कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर पे जाने की इट इज जस्ट अ थ्रेट, अगले को कैपिचुलेट करवाने के लिए और उसको डाउन करने के लिए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि उस स्टेज तक बातें इन्हें जाने की जरूरत पड़ेगी।